एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। हम बात करेंगे ये एटम्स होते क्या हैं और देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं। एक्चुअली एटम से ही मिलके क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखो क्या है, एंशियंट टाइम पे मतलब पुराने टाइम पे जो इंडिया के और जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, फिलोसोफर का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि क्या बहुत सोचते हैं उसके बाद अपना कोई आइडिया देते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हैं। वो ये वंडर मतलब वो हमेशा क्या करते हैं, वंडर थे, ठीक है, ये जानने में कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है। अब मैटर क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे पेंसिल, पेन, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, सब क्या है, मैटर है, ठीक है, और ये सब किसी न किसी चीज़ से मिलके बना है। अब वो चीज़ क्या है, ठीक है, किससे मिलके बना है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो वो सब यही इसी के बारे में सोचते थे कि मैटर है उसके अंदर क्या है। वो जो आइडिया था डिविजिबिलिटी का, मतलब मैटर को डिवाइड करने का, वो इंडिया में चल रहा था कब, 500 बीसी के अराउंड। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इंडिया के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड, ठीक है। इन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया कि हम अगर इस मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ना, तो मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करते जाएंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम उसको फर्दर उसका डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिस टाइम पे उसका डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, परमाणु, ठीक है। हिंदी में उस टाइम पे उसका नाम क्या था, परमाणु। इस परमाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस टाइम तक हमें क्या पता चला, परमाणु के बारे में। वैसे ही इंडिया के एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुदा कत्यायामा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही मतलब ग्रेट फिलोसोफर थे। इन्होंने जो महर्षि कन्नड की जो थ्योरी थी इसको आगे बढ़ाई, इसको एलेबोरेट किया, और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, और उसके बाद मतलब ये जो पार्टिकल, जो परमाणु है ना, ये ऐसे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये ऐसे कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, मैटर, ठीक है। ये किसने बोला है, पकुदा कत्यायामा जी ने बोला है। उसी टाइम पे ग्रीक के भी फिलोसोफर थे। ये क्या है, ये तो इंडिया के फिलोसोफर ने जो बात बोली। अब ग्रीक के फिलोसोफर थे, कौन था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ठीक है, ये दो फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला कि हम अगर इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, हम मैटर के टुकड़े करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे इस पार्टिकल्स का फर्दर डिवीज़न करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी स्टेज पे डेमोक्रिटस ने बोला इस पार्टिकल का नाम क्या होगा, एटम, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम फर्दर, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब ये जितने भी जो जो इनकी थ्योरी थी ना, वो मतलब फिलोसफिकल थिंकिंग थी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो मतलब उन्होंने फिलोसफिकल थिंकिंग के बेस पे ये थ्योरी दी थी। 18th सेंचुरी तक तो सिर्फ फिलोसफिकल थिंकिंग हमें पता था कि हाँ, मैटर के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है, उसको हम बोलते हैं परमाणु, जिसका फर्दर डिवीजन करना इम्पॉसिबल है। अब 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते तक साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि डिफरेंस क्या होता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टेड थे, मतलब बहुत क्यूरियस थे ये जानने में कि आखिरकार ये कंपाउंड बनते कैसे हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन है, ये एक एलिमेंट है। दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, ठीक है। तो H2O क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो ये जानने के लिए साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड थे। तो एंटोइन एल लेवोजियर, इन्होंने एक केमिकल साइंस से इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे। लॉ किसके ऊपर थे, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के बेस पे लॉ थे। पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, उसके अंदर दो लॉ आते हैं, ठीक है, जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, लेवोइजियर ने किया था और जोसेफ एल प्राउस ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
मास का कंजर्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, ये एग्जाम में पक्का आएगा। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या मास में चेंज होता है? मतलब देखो, रिएक्शन कब होगी? कोई दो एलिमेंट होंगे, ठीक है, या दो कंपाउंड होंगे, उन दोनों कंपाउंड को जब मिक्स करेंगे तो उनमें कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मिक्स करने के पहले और मिक्स करने के बाद क्या इनके मास में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो दो सेट बनाते हैं, पहला एक्स, ये देखो एक्स वाला सेट है, दूसरा वाई वाला सेट होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया है, ये एक इग्निशन ट्यूब है ना। इस इग्निशन ट्यूब में हम सोल्यूशन बनाते हैं, किसका? एक्स वाले का। हम एक्स में ले लेते हैं, क्या दिया है एक्स में? कॉपर सल्फेट दिया है हमारे पास। ठीक है, हमने एक्स इग्निशन ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लिया 5%। ठीक है, और उसमें 10 ml क्या है? वाटर है। इस 10 ml वाटर में हमने 5% क्या ले लिया है? कॉपर सल्फेट। और ये हमने बड़ा सा बीकर लिया है। ठीक है, इस बीकर में हमने वाई वाला सोल्यूशन मतलब सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, अब देखो इस इग्निशन ट्यूब को हमने इस बड़े वाले बीकर के अंदर में डाल दिया। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। और इसको एक धागे से बांध दिया और उसके ऊपर हमने एक कॉर्क लगा दिया। अब देखते हैं कि मतलब इन दोनों को साथ में कर लिया। अब मिक्स करने पे क्या इनका वेट में, जो इनके मास में कोई चेंज आता है कि नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, पहले जो फ्लास्क रहेगा उसका वेट देख लेंगे विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली। ठीक है, केयरफुली चेक करेंगे कि उसका वेट कितना है उस फ्लास्क का। उसके बाद क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे और स्वेल्ट करेंगे उस फ्लास्क को और देखेंगे कि जो सोल्यूशन है एक्स एंड वाई, उसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसका फिर से वेट करेंगे, मतलब पहले इंडिविजुअल वेट किया हमने एक्स का और वाई का, फिर जब दोनों मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए, तो हमने क्या किया, फिर से वेट किया। तो वेट करने पे हमने देखा कि जितना, अगर सपोज करो इसका, ये सपोज करो 5 ग्राम है, ठीक है, तो और ये कितना है 10 ग्राम। तो जब रिएक्शन हुई और रिएक्शन करने के बाद हमने जब फिर से इसका वेट किया तो टोटल कितना निकला, 15 ग्राम निकला। ठीक है, तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि नहीं, जो वेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसका मास उतने का उतना ही है। ठीक है, ये हमें पता चला इस रिएक्शन से। Why should we put a cork on the mouth of the flask? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने कॉर्क क्यों लगाया था। तो इसलिए लगाया था ताकि इस पे जो प्रेशर है उसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। इससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट्स करता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जितनी भी रिएक्शन होती है ना, उसमें ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो बात हमारा पहला लॉ था जो वेरीफाई हो गया। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, लेवोइसियर जी थे, इन्होंने बहुत सारे मतलब और साइंटिस्ट के साथ मिलके एक बोला था कि दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो कंपाउंड है किससे मिलके बने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, H2O का एग्जाम्पल लिया ना, H के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से मिलके बना है, 2 मोल से यहाँ पे हाइड्रोजन के, 1 मोल है यहाँ पे ऑक्सीजन का। हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन, के जो एलिमेंट होंगे उनका जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये डिपेंड नहीं करता किसको, कहाँ से ये H2O आया है और किसने इसको बनाया है, इस पे डिपेंड नहीं करता, इनका प्रपोर्शन क्या होगा, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसी हाइड्रोजन का। इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसका प्रपोर्शन 1 रहेगा इस टू, ऑक्सीजन का प्रपोर्शन क्या रहेगा 8, मतलब 1:8 के प्रपोर्शन में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। फिर चाहे वो घर का हो, ठीक है, मतलब पीने वाला पानी हो, ठीक है, या तो किसी लेक का पानी हो या मिनरल वाटर हो, सबका जो प्रपोर्शन रहेगा वो सेम होगा। अब देखो 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज। अब सपोज करो 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया है हमने, ठीक है, इसका हम डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। उसको डिकम्पोज मतलब उसके जो प्रपोर्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का।
ठीक है। इसका प्रपोर्शन क्या होता है 14:3, मतलब 14 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन, ठीक है, प्रपोर्शन में। वॉट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, सेम वही कंडीशन, ये मैटर नहीं करता कि हमने अमोनिया कैसे बनाया है, ये हमें कहाँ से मिला है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विच इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। हाँ, इसका एक और नाम है, क्या है, डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट as in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। क्या बोला है कि केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट है जो प्रेजेंट होंगे उनका डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, ठीक है, ये प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या दी थी, एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, इसी जो लॉ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन जी ने कुछ थ्योरी दी है, ये थ्योरी एग्जाम में लिखने को आती है, तो आपको ये जो 6 पॉइंट है ना, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। पहला क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर्स हैं ये सब किससे मिलके बने हैं, टाइनी पार्टिकल्स है, जिसे हम बोलते हैं एटम। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम्स का हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजिबल है, ठीक है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिनका ना तो हम फॉर्मेशन मतलब क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम होंगे ना वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में होंगे। Atoms of different elements have different mass and chemical properties। like देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स होंगे ना उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और उनका जो मास होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो सब किसके हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, किसके, हाइड्रोजन के। अगर वही एटम बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, अगर कोई एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करेगा तो उनके मासेस में भी चेंज आएगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होंगे। Atoms combine in the ratio of small whole number to form compound। अभी जितने भी एटम्स है सब कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होंगे किसी भी एटम्स के वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में। अब बात करते हैं कि ये आखिरकार ये एटम होता क्या है, व्हाट इज एन एटम। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल, फ्रॉम दिस वॉल अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है, जो मेसन होता है, मेसन कौन होते हैं, जो घर बनाते हैं, है ना, तो उन्होंने क्या पहले क्या बनाते हैं, पहले वो वॉल्स बनाते हैं, मतलब पहले दीवार खड़ी करते हैं, उसके बाद क्या बनता है, एक रूम बनता है, उस रूम्स के फिर कलेक्शन ऑफ बहुत सारे रूम्स बनते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही एटम्स भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम, मतलब देखो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे एटम्स रहेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, कलेक्शन ऑफ एटम इज नोन एज मैटर, इसलिए एटम को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब पता करते हैं कि ये एटम कितने बड़े होते हैं, इनका साइज क्या होता है। तो एटम्स हैं आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। मतलब एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा क्या है, एटम ही है, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये एक एटम है, ठीक है। अब इसका रेडियस की बात करें तो ये देखो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये किस में मेजर करते हैं हम लोग, नैनोमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स क्या हैं। तो डाल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे
जिन्होंने क्या किया था, सिम्बल्स का यूज़ किया था बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. ठीक है, that is one atom of that element. उस टाइम पे उन्हें इसकी क्वांटिटी के बारे में भी पता था। अब एक बर्जीलियस थे, बहुत ही मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था जितने भी सिंबल होंगे ना एलिमेंट्स के, वो क्या होंगे, एक या दो लेटर से मिलके बने होंगे उस एलिमेंट के नेम से। सपोज जैसे कि हम एग्जांपल लें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम देखो क्या आता है, ए एल, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये किसने बताया था, ये बताया था बर्जीलियस ने। ये कुछ सिंबल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, जो डाल्टन, ये डाल्टन वाले सिंबल्स हैं। ठीक है, बर्जीलियस वाले सिंबल्स भी हम देखेंगे। In the beginning, the name of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. स्टार्टिंग में क्या था, जहाँ पे ये एलिमेंट्स मिलते थे, जहाँ से मतलब इनकी डिस्कवरी होती थी इन एलिमेंट्स की, उन्हीं उसी से हम इसका नाम दे देते थे। लाइक जैसे कॉपर, कॉपर नेम क्यों पड़ा, क्योंकि वो काइप्रस से, मतलब काइप्रस से हमें मिला था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, कॉपर। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ नेम क्यों दिए, क्योंकि उनका जो कलर था, लाइक गोल्ड, गोल्ड मत किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो इंग्लिश में जो गोल्ड का मतलब येलो ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गोल्ड। नाउअडेज, लेकिन अभी क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, वो नेम डिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट का। तो मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल। लाइक हमने एल्यूमिनियम की बात की, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ए, वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जो दूसरा लेटर है एल, वो कैसा होगा, हमेशा स्मॉल होगा, मतलब लोअर केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, देखो उन्होंने एच लिखा है, एल्यूमिनियम AL, अगर आप ऐसे लिख दोगे ना दोनों कैपिटल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोबाल्ट को भी ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल होगा। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. हाँ, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लेटर हो उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट लेटर हो, कभी कभी फर्स्ट लेटर और ये थर्ड लेटर भी सिंबल बन सकता है। देखो क्लोरीन में क्या होता है, C और L, जिंक Z और N, ZI नहीं है, क्या है, Z और N है। ठीक है, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन। हाँ, कुछ के लैटिन नेम्स हैं, या जर्मन नेम है, या ग्रीक में नेम है, तो उनके सिंबल हमने लिए। लाइक आयरन, आयरन का जो सिंबल है वो I नहीं होता, क्या होता है, FE होता है। FE क्यों होता है, क्योंकि लैटिन में इसको हम बोलते हैं फेरम। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल है FE। सोडियम, इसका है Na, क्यों है Na, क्योंकि इसका नाम क्या है, नाइट्रियम। पोटेशियम का सिंबल है K, क्योंकि इसका नाम है केलियम। ठीक है, वो तो यहाँ पे हम लोग इसको पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल, इसीलिए हर एलिमेंट का एक उसका खुद का यूनिक केमिकल सिंबल होता है। ये सिंबल आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास क्या होता है, आप बात करेंगे। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, ठीक है, जो डाल्टन ने दी थी, वो एटॉमिक मास की, कि एटॉमिक मास क्या होगा। हमने बात कर ली कि एलिमेंट की बात कर ली हमने। ठीक है, अब एलिमेंट किससे मिलके बने हैं, एटम से। ठीक है, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिव डिफिकल्ट टास्क। अब किसी इंडिविजुअल एटम की, मतलब इस एटम की अगर मुझे पता करना है कि इसका मास कितना है, तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं बात करें इस रिलेटिव एटॉमिक मास की, कि इसके कंपैरिजन में इसका मास कितना होगा, तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किससे करेंगे, बाय एक लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एंड द कंपाउंड्स फॉर्म, और जो कंपाउंड बनेंगे इससे मिलके, ठीक है, उसके बेस पे हम इसका एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन के। 3 ग्राम क्या है, कार्बन है, वो कंबाइंड होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
In other words, carbon combined with 4:3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit. इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट के टाइम पे पहले करते थे, लेकिन अभी इसको चेंज करके क्या हुआ, जो IUPAC है इसने इसको चेंज कर दिया और बोला कि इसको आप क्या लिखोगे? म्यू। ठीक है, यूनिफाइड मास। ठीक है, अभी यूनिफाइड मास क्या होगा? ये यूनिफाइड मास होता है, ये इक्वल होता है 1 ग्राम जो कार्बन एटम होगा ना उसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या असाइन कर दिया? कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.0 म्यू। एंड हाँ, ये देखो कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और इनके सिंबल्स दिए हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको लर्न करना है। As possible, while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. स्टार्टिंग में क्या था, उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन है जो नेचर में आकर करता है ना, उसका 1/16 जो मास था उसको उन्होंने लिया था। फिर दिस वॉज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन। ये उन्हें रेलिवेंट सही लगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो, रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्सीजन के पास एक टेंडेंसी थी कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करता था? रिएक्ट हो जाता था। ठीक है, और उसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बना लेता था? एक कंपाउंड बना लेता था। इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन को लिया। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। इसके बाद जो कंपाउंड बनता था, फिर जब हम मास निकालते थे तो उसका जो रिजल्ट आता था वो होल नंबर में आता था। 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बाकी पहले क्या था कि वो डेसिमल में आ रहा था नंबर्स, लाइक देखा ना 1.33 ऐसा। तो जब हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का कितना 1/16 लिया, तो हमें कैसे मिला? होल नंबर के फॉर्म में मिला। हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको भी चेंज कर दिया गया 1961 में। एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह। ठीक है, जब भी हमें एटॉमिक मास का मेजर करना होता है। अब इसमें क्या था, जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होगी? वो मास यूनिट होगी जो कि इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। सपोज करो एक फ्रूट सेलर है, मतलब एक कोई फ्रूट बेच रहा है। ठीक है, वो फ्रूट बेच रहा है विथाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, उसके पास कोई वेट करने का, मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ही टेक्स अ वाटरमेलन। अब उसने क्या लिया? एक वाटरमेलन ले लिया। ठीक है, एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। इसका मास कितने बराबर है? 12 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन। उसने क्या किया? उस वाटरमेलन के, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाटरमेलन लिया, इसका क्या किया? 12 टुकड़े कर दिए ये। ठीक है, एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। ठीक है, अब इस टुकड़े के बराबर भी जितने भी वो बनाना सेल, जितना भी वो क्या फ्रूट सेल कर रहा था ना, उसका 1/12 था। ठीक है, मतलब 12 टुकड़े कर दिए, तो अगर एक का 12 का पोर्शन में से जो एक पोर्शन होगा, ठीक है, रिलेटेड टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन, नाउ ही सेल हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। ठीक है, ये देखो रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके लिए जो स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस क्या हो गई? ये वाटरमेलन। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे किसको लिया है? कार्बन 12 आइसोटोप को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब बात करते हैं ये एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं एटम से घूमता रहेगा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। एटम, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, और ये आयंस, ठीक है, ये एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ये क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैटर, जिसे हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द पोर्शन के लिए नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।